24 फरवरी 2025 की तारीख थी। मेरठ शहर के ब्रह्मपुरी इलाके में रहने वाला सौरभ राजपूत लंदन से 2 साल बाद वापस अपने घर आया था। उसका मकसद साफ था, बीवी मुस्कान और अपनी 6 साल की बेटी पीहू का जन्मदिन साथ में मनाना। वो लंदन में एक बेकरी में काम करता था और वहीं से घर खर्च भेजता था। लेकिन इस बार उसने सोचा कि बेटी का बर्थडे उसके बिना नहीं होना चाहिए। 28 फरवरी को घर में छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। परिवार में खुशी का माहौल था। सौरभ के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। काफ़ी वक्त बाद वो अपनों के साथ बैठा था। बीवी, बेटी, मम्मी पापा सबके साथ थोड़ा वक्त बिताकर वो खुद को खुशनसीब समझ रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके लिए ये सब कुछ आखिरी बार हो रहा है। सौरभ जिस बीवी से इतना प्यार करता था, उसी मुस्कान ने उसके कत्ल की पूरी प्लानिंग पहले ही कर रखी थी। और ये प्लान किसी झगड़े या गुस्से में नहीं बना था। ये सब महीनों से सोचा समझा जा रहा था। खाने में नींद की गोलियां मिलानी थी। फिर जब सौरभ बेहोश हो जाए तो उसे मार देना था। मार कर लाश को टुकड़ों में काटना था और फिर सब कुछ एक ड्रम में डालकर सीमेंट से भर देना था ताकि कोई सबूत भी न बचे। अब यहां सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों किया मुस्कान ने? अगर सौरभ इतना बुरा था तो तलाक ले लेती, अलग हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। उल्टा उसके प्यार का, उसके भरोसे का, उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उसकी जिंदगी ही छीन ली गई। और यहीं से शुरू होती है इस केस की असली कहानी। ये एक सीधा साधा मर्डर केस नहीं है। इसमें प्लानिंग है, अफेयर है, नशा है, तंत्र मंत्र है और शैतानी सोच है। आगे जो कुछ भी सामने आने वाला है वो इतना खौफनाक है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी अब तक डरावनी थी तो रुकिए। किलर रिलेटिव्स पर आगे जो सामने आने वाला है वो आपके सोच से भी ज्यादा खौफनाक है। और अगर आप ऐसी ही हकीकत को उजागर करने वाली कहानियां मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक जरूर करें और किलर रिलेटिव्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साल 2016 की बात है। मेरठ में रहने वाले सौरभ राजपूत की उम्र उस वक्त करीब 20 से 21 साल की थी। वो मर्चेंट नेवी में था, यानी उसका ज्यादातर वक्त समुद्र में ही गुजरता था। लेकिन जब छुट्टियों में घर आता तो अपने नाना के पास जरूर जाता था। सौरभ के नाना पेशे से ज्योतिष थे। लोग उन्हें पूजा पाठ और कुंडली दिखाने आते थे। इसी दौरान सौरभ की मुलाकात मुस्कान से होती है। मुस्कान सौरभ के नाना की नातिन थी, यानी दोनों की जान पहचान परिवार के अंदर से शुरू हुई। पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत बढ़ती है। कॉल, मैसेज, फिर मिलने जुलने तक बात पहुंचती है। दोनों में अट्रैक्शन था। एक दूसरे को समझने और वक्त बिताने की चाह थी। मुस्कान उस वक्त कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और सौरभ मर्चेंट नेवी में होने के कारण लंबे वक्त तक घर से बाहर रहता था। लेकिन फिर भी इस रिलेशनशिप में दोनों की तरफ से सीरियसनेस थी। दोनों ने यह तय कर लिया था कि उन्हें एक साथ रहना है। लेकिन घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। जब दोनों परिवारों ने मना किया तो सौरभ और मुस्कान ने कोर्ट मैरिज कर ली। उन्होंने सोचा कि समय के साथ परिवार मान जाएंगे। शादी के बाद कुछ महीनों तक सब ठीक चला। सौरभ ने मुस्कान के लिए एक बड़ा फैसला भी लिया। उसने मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ दी ताकि वो मुस्कान के साथ वक्त बिता सके। शादी के शुरुआती 6 महीने सौरभ ने अपने माता पिता के साथ ही मुस्कान को रखवाया। लेकिन यहीं से रिश्तों में खटास शुरू हुई। मुस्कान को सौरभ के परिवार के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे बात बात पर तकरार शुरू हो गई। मुस्कान आए दिन झगड़े करने लगी। कभी खाना पीना, कभी घर के नियम, कभी सास ससुर को लेकर बहस। सौरभ शुरुआत में सब कुछ समझता रहा, सब कुछ सहता रहा। लेकिन जब रोज रोज का टेंशन बढ़ गया तो आखिरकार उसने अपने माता पिता का घर छोड़ दिया और मुस्कान के साथ ब्रह्मपुरी इलाके में एक किराए के मकान में रहने चला गया। सौरभ को लगा कि शायद मुस्कान अकेले में ज्यादा खुश रहेगी, शायद तब उनका रिश्ता बेहतर हो पाएगा।
साल 2019 में उनकी ज़िंदगी में एक और बदलाव आता है। दोनों की बेटी पीहू का जन्म होता है। सौरभ के लिए ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा पल था। उसने अपने हर गिले शिकवे भुलाकर इस नए रिश्ते को और मजबूती देने की कोशिश की। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि इसी साल मुस्कान की ज़िंदगी में एक और शख्स की एंट्री होती है और वहीं से ये प्यार धीरे धीरे एक प्लानिंग बनता है, कत्ल की। साल 2019 में मुस्कान की ज़िंदगी में एक नया चेहरा दोबारा लौटता है। नाम था साहिल शुक्ला। मुस्कान और साहिल कभी स्कूल में साथ पढ़ते थे। दोनों क्लासमेट थे, लेकिन पढ़ाई के बीच में साहिल ने स्कूल छोड़ दिया था। फिर सालों तक कोई कांटेक्ट नहीं रहा। लेकिन 2019 में जब पुराने स्टूडेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना तो दोनों दोबारा जुड़ते हैं। पहले ग्रुप में हल्की फुल्की चैटिंग, फिर प्राइवेट मैसेज और धीरे धीरे दोनों के बीच दोबारा बातचीत शुरू हो जाती है। साहिल की जिंदगी उस वक्त काफी बिखरी हुई थी। मां का देहांत हो चुका था और नशे की लत उसे अंदर से खोखला कर चुकी थी। वहीं मुस्कान अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान थी। उसे सौरभ से शिकायतें थीं। ससुराल से दूरी पहले ही बन चुकी थी और अब एक अलग मकान में रहने के बावजूद वो खुद को अकेला महसूस करती थी। यहीं पर साहिल और मुस्कान की नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। मुस्कान कभी बहाने से मिलने जाती है तो कभी साहिल को अपने घर बुलाने लगती है और ये सिलसिला धीरे धीरे आदत में बदल जाता है। मुस्कान के लिए साहिल अब सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा, वो उसके लिए एक एस्केप बन गया था। एक ऐसी जगह जहां वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की नाराजगी से भाग सकती थी। धीरे धीरे ये रिश्ता सिर्फ बातचीत तक नहीं रहा। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, बाहर घूमने लगे और फिर एक दिन मुस्कान ने साहिल को अपने घर बुला लिया, वो भी उस घर में जहां उसकी बेटी सोती थी और जहां कभी सौरभ अपनी फैमिली बसाने का सपना देखा करता था। अब मुस्कान और साहिल का रिश्ता फिजिकल रिलेशन तक पहुंच चुका था। दोनों नशा भी साथ करने लगे थे, शराब, गांजा, और फिर धीरे धीरे उनकी रातें देर तक चलने लगी। आस पड़ोस वालों को धीरे धीरे शक होने लगा कि मुस्कान के घर में कोई अनजान लड़का रोज आता है और वो भी तब जब उसका पति घर पर नहीं होता। मकान मालिक को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने मुस्कान से बात की, लेकिन मुस्कान ने सीधा जवाब देने की जगह बात टाल दी। कुछ ही दिनों बाद मकान मालिक ने सौरभ को कॉल करके सारी बात बता दी। यहीं से सौरभ को पहली बार शक हुआ कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी कुछ ऐसा कर रही है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी उसने तुरंत कोई हंगामा नहीं किया। पहले उसने मुस्कान से प्यार से बात की, उसके फ़ोन चेक किए और तब उसे साफ साफ साहिल और मुस्कान के बीच की चैट्स मिल गई। वो भी उन चैट्स में जिनमें मुस्कान कह रही थी कि वो अब सौरभ से पीछा छुड़ाना चाहती है। सौरभ को जब पहली बार मुस्कान और साहिल की चैट्स के बारे में पता चला तो वो अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसके लिए ये किसी झटके से कम नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने ऊपर काबू रखा। न किसी से कुछ कहा, न कोई तमाशा किया। उसने सीधा मुस्कान से बात करने की कोशिश की, प्यार से, शांति से। लेकिन मुस्कान के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा वो सौरभ को ही शक करने वाला, कंट्रोलिंग इंसान कहने लगी। धीरे धीरे उसने बात करना ही बंद कर दिया। घर में दो लोग थे, लेकिन जैसे एक दूसरे के लिए मौजूद ही नहीं थे। अब घर के सारे काम, साफ सफाई से लेकर बेटी पीहू का ध्यान रखना, सब सौरभ ही करता था। मुस्कान न तो खाना बनाती थी, न कोई जिम्मेदारी लेती थी। सौरभ ऑफिस से आने के बाद सब कुछ खुद करता और फिर रात में बेटी को सुला देता। उसका मन टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसी बीच सौरभ ने एक दिन फैसला लिया। उसने 2021 में तलाक की अर्जी डाल दी। उसे लगा अब कुछ नहीं बचा, लेकिन मुस्कान के माता पिता बीच में आ गए। उन्होंने कहा, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा, बेटी के लिए सोचो।
और बस यही सोचकर सौरभ ने एक बार फिर तलाक की फाइल रोक दी, सिर्फ अपनी बेटी पीहू की वजह से। वो नहीं चाहता था कि बच्ची टूटे हुए परिवार में बड़ी हो। पर मुस्कान के लिए यह मौका था अपने खेल को और साफ तरीके से खेलने का। अब वो साहिल को पहले से भी ज्यादा खुलकर घर बुलाने लगी थी। जब चाहा तब मिलना, जब चाहा तब पार्टी करना, और सौरभ को इस सब की भनक तक नहीं थी। साल 2023 में सौरभ लंदन चला गया, जहां उसने एक बेकरी शॉप में नौकरी पकड़ ली। वहां से वो अपने घर पैसे भेजता, बेटी से वीडियो कॉल पर बात करता और यही सोचता कि शायद अब सब थोड़ा ठीक चल रहा होगा। लेकिन यहां मेरठ में मुस्कान की जिंदगी अब पूरी तरह से साहिल के साथ सेट हो चुकी थी। दोनों साथ में नशा करते थे, घूमते थे, और अब मोहल्ले वालों को भी अंदाजा लगने लगा था कि इस घर में कुछ ठीक नहीं है। जब ये सब फिर से सौरभ के घर वालों तक पहुंचा तो उन्होंने सौरभ को सब बताया। सौरभ ने एक बार फिर मुस्कान से वीडियो कॉल पर बात करने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान ने साफ कह दिया, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं वही करूंगी जो मेरा मन कहेगा। अब सौरभ को समझ आ चुका था कि यह रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन इस बार भी उसने कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लिया। फिर वही वजह, उसकी बेटी। नवंबर 2024 में जब सौरभ ने मुस्कान को बताया कि वो फरवरी में इंडिया लौट रहा है बेटी का बर्थडे मनाने, तब मुस्कान परेशान हो उठी। उसे समझ आ गया कि अगर सौरभ वापस आ गया तो उसकी मौज की दुनिया खत्म हो जाएगी। अब उसे सिर्फ एक रास्ता सही लगा, सौरभ को ही रास्ते से हटा दिया जाए। उस वक्त साहिल उसके साथ पूरा टाइम बिता रहा था। दोनों का रिश्ता अब सिर्फ अफेयर तक नहीं था। वो साथ में नशा करते थे, दिन रात पार्टी करते थे, और अब मुस्कान को लगने लगा था कि ये जो खुला मैदान मिला है वो सौरभ के आने से छिन जाएगा। उसे साफ समझ आ गया था कि अब अगर वो इस जिंदगी को बचाना चाहती है तो उसे सौरभ को रास्ते से हटाना ही होगा। लेकिन बात बस गुस्से या झगड़े की नहीं थी। अब जो प्लान दिमाग में चल रहा था वो एक ठंडे दिमाग से बना कत्ल का प्लान था। सबसे पहले मुस्कान ने यह सोचा कि सौरभ को सीधे मारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो ताकत में ज्यादा था और किसी भी हालत में आसानी से काबू में नहीं आता। इसलिए उसे पहले बेहोश करना जरूरी था। इसी के लिए मुस्कान ने डॉक्टर को दिखाने का बहाना बनाया। उसने कहा कि उसे नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है। डॉक्टर ने उसे कुछ हल्की नींद की दवाइयां दी, लेकिन मुस्कान को पता था कि सिर्फ इतनी गोलियां काफी नहीं होंगी। इसलिए उसने नेट से दूसरी स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पिल्स के नाम सर्च किए और वो नाम खुद से पुराने पर्चे पर लिखकर मेडिकल स्टोर पर गई ताकि कोई शक ना हो। उसने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की फोटो दिखाकर दवाएं ले ली। अब उसके पास वो सब कुछ था जो किसी को बेहोश करने के लिए चाहिए। इसके बाद मुस्कान ने अगला कदम उठाया, डिस्पोजल की तैयारी। उसने शारदा नगर की एक दुकान से 2 चाकू, एक उस्तरा और बड़े पॉली बैग्स खरीदे। पूछने पर उसने कहा कि चिकन काटने के लिए ले जा रही हूं। दुकानदार को शक नहीं हुआ। इसी के साथ वो ड्रम लेने भी निकल पड़ी। दुकानदार से कहा कि गेहूं रखने के लिए है। ड्रम लिया, उसे घर लाया गया और फिर सीमेंट की बोरी भी मंगवाई गई। यह सब तब हो रहा था जब सौरभ अभी लंदन में था और यह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी बीवी उसके लिए मौत का सामान इकट्ठा कर रही है। हर एक चीज टाइम से पहले तैयार की जा रही थी, दवाइयां, हथियार, ड्रम, सीमेंट, और बस एक चीज का इंतजार था, सौरभ के वापस आने का। 24 फरवरी 2025 को सौरभ राजपूत लंदन से मेरठ लौटा। 2 साल बाद अपने परिवार से मिलने की खुशी उसके चेहरे पर साफ थी। वो मुस्कान और पीहू के साथ वक्त बिताना चाहता था, बेटी का बर्थडे साथ में मनाना चाहता था। लंदन में बेकरी में काम करते हुए उसने हर दिन यही सपना देखा था कि एक दिन वापस आकर सब फिर से ठीक कर लेगा। अगले ही दिन 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। सौरभ ने उसे गिफ्ट भी दिया और छोटी सी सेलिब्रेशन की तैयारी की। मुस्कान बाहर से मुस्कुरा रही थी,
लेकिन अंदर से वो इस सब को बस एक फॉर्मेलिटी की तरह देख रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से प्लान सेट था। 28 फरवरी को पीहू का बर्थडे था। घर में छोटा सा फंक्शन रखा गया। सौरभ खुश था, बेटी खुश थी, लेकिन उस मुस्कान की हंसी में भी उस दिन एक अलग ही चमक थी, क्योंकि अब सौरभ की जिंदगी के आखिरी दिन शुरू हो चुके थे। 3 मार्च को पीहू के स्कूल में एग्जाम का आखिरी पेपर था। मुस्कान ने उसी दिन के लिए सब तय कर रखा था। सुबह वो पीहू को नानी के घर छोड़ आई। कह दिया कि मैं और सौरभ 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि शादीशुदा जोड़े के साथ ऐसा प्लान तो आम बात है। शाम को जब सौरभ घर लौटा तो मुस्कान ने पहले से ही खाना तैयार कर रखा था, खास तौर पर उसकी फेवरेट कोफ्ते की सब्जी। लेकिन इस बार खाने में सिर्फ मसाले नहीं थे, उसमें नींद की भारी डोज मिली हुई थी। सौरभ ने खाना खाया और थोड़ी ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे चक्कर आने लगे और धीरे धीरे वो बेहोश हो गया। अब मुस्कान ने साहिल को फोन किया। वो सब कुछ पहले से जानता था, इसलिए बिना वक्त गंवाए सीधे घर पहुंच गया। अब घर के अंदर वो सीन बन चुका था जिसकी प्लानिंग पिछले कई हफ्तों से चल रही थी। सौरभ बेहोश था, उसकी आंखें अधखुली थीं, लेकिन दवा इतनी तेज नहीं थी कि वो पूरी तरह चेतना खो दे। उसे होश था, लेकिन शरीर जवाब दे चुका था। साहिल ने चाकू उठाया, लेकिन उससे पहले मुस्कान ने उसे रोका और कहा, पहला बार मैं करूंगी। फिर जो हुआ वो इंसानियत को झकझोर देने वाला था। दोनों ने मिलकर सौरभ के सीने में 3 वार किए, लगातार। सौरभ की एक आंख खुली थी। वो सब देख रहा था, सब महसूस कर रहा था, लेकिन बोलने की ताकत नहीं थी। वो तड़प रहा था और उस वक्त उसी घर में उसकी मौत का पूरा तमाशा चल रहा था। सौरभ का शरीर अब कमरे में पड़ा था, बेहोश नहीं, अब पूरी तरह से बेसुध। 3 वार उसके सीने में किए गए थे और खून बह रहा था। अब मुस्कान और साहिल के सामने सबसे बड़ा सवाल था, लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। इसी के लिए पहले से तैयारी हो चुकी थी। साहिल ने सौरभ की बॉडी को बाथरूम तक घसीटा, फिर वहां जाकर पहले उसका सिर काटा गया, इसके बाद दोनों हाथ काटे गए और फिर बाकी शरीर को 4 टुकड़ों में बांट दिया गया। यह काम सिर्फ एक चाकू या उस्तरे से नहीं हुआ। ये मांस काटने वाले चाकू थे जो मुस्कान ने पहले से लाकर रखे थे। लाश के टुकड़े पॉलिथीन बैग्स में भरकर बेड के नीचे स्टोरेज बॉक्स में रख दिए गए। साहिल ने सौरभ का सिर और दोनों कटे हुए हाथ अपने साथ ले लिए। उसे डर था कि चेहरे और उंगलियों से पहचान हो सकती है। पूरा 24 घंटे वो सिर और हाथ लेकर अपने घर में छुपा रहा, और उसी वक्त ड्रम और सीमेंट लाने की तैयारी शुरू कर दी गई। 5 मार्च को दोनों ने घंटा घर से एक बड़ा नीला ड्रम खरीदा। मुस्कान ने दुकानदार से कहा, गेहूं रखने के लिए चाहिए, और शक भी नहीं हुआ। इसके बाद लोकल हार्डवेयर शॉप से सीमेंट की बोरी खरीदी गई। घर लौटकर दोनों ने सबसे पहले ड्रम में पानी और सीमेंट मिलाकर घोल तैयार किया। फिर सौरभ के धड़ के हिस्से उसमें डाल दिए गए। उसके बाद साहिल ने जो सिर और हाथ लेकर आया था वो भी उसी ड्रम में डाल दिए गए। उस ड्रम को ऊपर तक भर दिया गया और फिर उसे पूरी तरह सील कर दिया गया। न बदबू निकले, न खून, न कोई शक। अब घर में सब कुछ साफ किया गया। फर्श से खून मिटाने के लिए ब्लीच और तेज केमिकल मंगवाए गए। बिस्तर से लेकर बाथरूम तक हर जगह को ऐसा साफ किया गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और उसी दिन यानी 4 मार्च की रात मुस्कान और साहिल ने कैब बुक की और निकल पड़े हिमाचल घूमने, उसी सौरभ के पैसों से जिसे उन्होंने एक दिन पहले मारा था। 4 मार्च की रात थी। एक दिन पहले ही सौरभ की हत्या हो चुकी थी। उसका शरीर टुकड़ों में ड्रम में भरा जा चुका था। घर को साफ कर दिया गया था। और अब मुस्कान और साहिल ने मेरठ से निकलने की तैयारी कर ली। दोनों ने एक कैब बुक की। कीमत थी करीब 44,000 रुपये, और ये खर्च भी सौरभ के ही पैसों से किया गया। डेस्टिनेशन था शिमला, मनाली और फिर कसोल। 6 से 16 मार्च तक दोनों हिमाचल में रहे। 3 दिन शिमला, 3 दिन मनाली
और पूरे 6 दिन कसोल में, जहां इन्होंने खुद को हस्बैंड वाइफ बताकर होटल बुकिंग करवाई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सौरभ के परिवार को इस बीच शक नहीं हुआ। तो जवाब है, मुस्कान और साहिल ने सौरभ के ही फ़ोन से फैमिली को रेगुलर मैसेज भेजे। कभी बहन को जवाब, कभी भाई को। मैं बाहर घूमने निकला हूँ, नेटवर्क नहीं है, होली के बाद आऊँगा। इतना ही नहीं, उन्होंने पुरानी ट्रिप की फ़ोटोज़ को एडिट करके सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया, ताकि लगे कि सौरभ अब भी जिंदा है और मुस्कान के साथ ही घूम रहा है। मुस्कान ने जानबूझकर वही पुराने कपड़े और पोज चुने, ताकि सबको लगे कि ये अब भी की तस्वीरें हैं। 14 मार्च को कसोल में उन्होंने होली खेली, खूब शराब और ड्रग्स ली। 11 मार्च को मुस्कान ने साहिल को केक पर शंकर नाम लिखवाकर सरप्राइज बर्थडे भी दिया, उसी घर में जहां वो ठहरे हुए थे और उसी मिजाज में जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर मेरठ में सौरभ की फैमिली हर 2-3 दिन में संपर्क करने की कोशिश करती रही, लेकिन मुस्कान हर बार एक ही तरीका अपनाती, कॉल का जवाब नहीं देना और फिर कुछ देर बाद एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज भेज देना। कभी कहती बैटरी डाउन है, कभी नेट नहीं चल रहा। यानी ये पूरा टाइम वो सिर्फ एक ही प्लान पर काम कर रही थी कि सौरभ को सोशल मीडिया पर जिंदा दिखाओ, ताकि कोई पुलिस में शिकायत ना करे। लेकिन एक बड़ी गलती यहां भी हो गई, सौरभ के पैसे खत्म हो गए। पैसे खत्म हो चुके थे। हिमाचल में जो ऐश चल रही थी, अब उसका अंत होने वाला था। सौरभ के अकाउंट में जो पैसा बचा था, उसे निकालने की कोशिश की गई। 6 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन फेल हुई। मुस्कान और साहिल को समझ आ गया कि अब और वक्त नहीं है, उन्हें मेरठ वापस जाना पड़ेगा। 17 मार्च की रात करीब 10 बजे दोनों मेरठ लौटे। अब उनके सामने सबसे बड़ा काम था ड्रम को घर से हटाना। 18 मार्च की सुबह मुस्कान ने एक लोडर बुक किया और 2 मजदूर बुलाए। प्लान था कि ड्रम को किसी सुनसान जगह ले जाकर दफना दिया जाएगा। ड्रम घर के एक कमरे में रखा था, नीला रंग, ऊपर तक सीमेंट भरा हुआ। मुस्कान ने मजदूरों से कहा, इसमें कबाड़ भरा है, उठा लाओ। लेकिन जब मजदूरों ने ड्रम को उठाने की कोशिश की तो वो हिला तक नहीं, बहुत भारी था। जब उन्होंने ड्रम को थोड़ा झुकाया तो ऊपर का ढक्कन हल्का सा खुल गया। जैसे ही ढक्कन खुला, एक भयानक बदबू फैली, सड़ी हुई लाश की बदबू। मजदूर एक पल में सब समझ गए। डर के मारे दोनों वहां से भाग निकले। उसी शाम मुस्कान अपनी मां के घर पहुंची, रोती हुई। उसने अपनी मां को बताया कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं है। कहा कि ससुराल वालों ने उसे मार दिया क्योंकि वो मुझसे तलाक लेना चाहता था। लेकिन इधर मजदूर पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। उन्होंने पूरी बात पुलिस को बताई। भारी ड्रम, बदबू और संदिग्ध महिला। पुलिस तुरंत मुस्कान के घर पहुंची। ड्रम की हालत देखकर उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। 10 पुलिस वालों ने मिलकर उस ड्रम को घसीटा, लोडर में चढ़ाया और पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया। ड्रम को काटा गया और अंदर से निकले सौरभ के टुकड़े, कटे हुए हाथ, धड़ और सिर, सब कुछ सीमेंट में जड़ा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ, दिल में 3 वार, गला कटा और सिर पूरी तरह अलग। अब पुलिस के पास सबूत थे, गवाह थे और पूरा जुर्म खुल चुका था। मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार किया गया। 19 मार्च को अदालत में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अदालत के बाहर वकीलों की भीड़ ने इन दोनों पर हमला तक कर दिया, इतना गुस्सा था लोगों में। मुस्कान और साहिल आज जेल में हैं। जुर्म कबूल हो चुका है, सबूत सामने है और देश भर में लोग इस केस को लेकर एक ही मांग कर रहे हैं, फांसी। लेकिन क्या सजा से उस बेटी का बचपन लौटेगा? क्या अदालत का फैसला उस आदमी की मेहनत, उसका प्यार, उसका त्याग लौटा पाएगा जिसने अपने परिवार के लिए लंदन की गलियों में खड़ा होकर पैसे जोड़े थे? मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को उसकी मृत मां के रूप में स्नैपचैट पर मैसेज भेजे, उसे विश्वास दिलाया कि आत्मा चाहती है कि सौरभ की बलि दी जाए। साहिल के कमरे में शैतानी ग्राफिटी, तांत्रिक चिन्ह और काले जादू के संकेत मिले।
जहां माना जाता है कि उसने सौरभ के कटे हुए सिर और हाथों के साथ अनुष्ठान किया। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह भरोसे की हत्या थी। एक ऐसा आदमी जो अपनी बीवी और बेटी के लिए सब कुछ छोड़कर लौटा था, उसी को उन्हीं के हाथों मौत मिली। और सबसे डरावनी बात, वो औरत मां भी थी। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि उसके किए का सबसे बड़ा असर उसकी बेटी पर पड़ेगा। आज पीहू अनाथ है, और शायद यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है कि उसे वो गुनाह करना पड़ा जो उसका था ही नहीं। उसने किसी से धोखा नहीं किया, किसी को चोट नहीं दी, फिर भी सब कुछ उससे छीन लिया गया। अब इंसाफ चाहे जैसे भी आए, लेकिन सवाल सिर्फ कानून का नहीं है। सवाल यह है कि रिश्तों की चमक के पीछे हम कब तक सड़न को नजरअंदाज करते रहेंगे। क्या यह अंधविश्वास एक निर्दोष की जान लेने तक जा सकता है? ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें किलर रिलेटिव्स।